जितने भी राजनीतिक जानकार लोग हैं वो अक्सर इस बात को कहा करते हैं कि राजनीति में कभी भी माहौल बदल सकता है और कभी भी माहौल आपके फेवर से हट सकता है। और शायद ये बात चिराग पासवान भूल गए थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और पशुपति पारस जो उनके चाचा थे, उनकी एक तरीके से कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। और इसके पीछे कारण है चिराग पासवान की अभी जो है पशुपति पारस की इतनी ज्यादा बीजेपी में पूछ होने लगी है। इस पूरी जानकारी के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार पशुपति पारस जो है इतना ज्यादा बीजेपी के लिए जरूरी क्यों हो गए और बीजेपी को इतने अच्छे कैसे लगने लग गए। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि पशुपति पारस तो बस अब आउट हैं, हो सकता है कि उनको अब राजनीतिक कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिले। आपने देखा था लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बिल्कुल इनको साइडलाइन कर दिया था, इनको एक भी सीट नहीं दी थी, जबकि इनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी थी। और तब ऐसा लगा था कि बस इनका अब करियर खत्म होने वाला है। इनकी नाराजगी भी आपने देखी, ये कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपस्थिति जो है वो दिखाते थे कि भाई राजनीति में हम भी हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी जब चिराग पासवान बागी हुए हैं तो अचानक से बीजेपी में इनकी पूछ बढ़ जाती है। अचानक से सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के दिलीप जायसवाल इनके घर पहुंच जाते हैं, पटना में जाके इनसे बातचीत करते हैं। और उसके बाद अमित शाह से मिलने ये पहुंच जाते हैं। अमित शाह से आधे घंटे से ऊपर तक इनकी बातचीत होती है और फिर उम्मीद यही किया जा रहा है कि बात बन गई है, मतलब चिराग पासवान अब मुश्किल में है। इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों चिराग से ज्यादा अभी जो महत्वपूर्ण हो गए हैं वो है पशुपति पारस। इसी टॉपिक को लेकर हम बातचीत करेंगे और उसी कारण के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। 4 कारण हम आपको बताने वाले हैं जिसके वजह से मोदी के ज्यादा प्रिय हो गए पशुपति पारस। पहला कारण है चिराग की बढ़ती महत्वाकांक्षा। आपने देखा होगा चिराग पासवान जिस तरह से आजकल महत्वाकांक्षी हो गए हैं अपने चीजों को लेके, इस वजह से साफ है कि बीजेपी इनसे बहुत ज्यादा नाराज है। और अभी जो बीजेपी इनसे धीरे धीरे अपना दामन जो है वो खींच रही है, धीरे धीरे इन्हें साइडलाइन कर रही है, क्योंकि आखिरकार जब चिराग पासवान ने अपना बागी तेवर अपना ही लिया है तो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी दूरियां बरतना अभी बीजेपी की मजबूरी भी बनती जा रही है। आपने देखा किस तरीके से वक्फ बोर्ड पे भी ये बोलते नजर आ गए। आपने देखा इन्होंने रांची में कह दिया कि हमें 28 सीटें चाहिए और एकदम से दावा कर दिया, बोला कि अगर आप 28 सीटें नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। इस तरीके की जब से इनकी बयानबाजी शुरू हुई है उसके बाद बीजेपी भी समझ गया है कि आखिरकार चिराग पासवान अब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वही चिराग पासवान जो कह रहे थे कि भाई हमें कोई भी जिम्मेदारी मिले कोई बात नहीं, हमें मंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए कोई बात नहीं, लेकिन शायद जो मंत्रिमंडल इनको दिया गया, जो प्रभार इनको मिला, उससे ये थोड़े से नाखुश हैं। और इस वजह से ये पूरा अब मामला धीरे धीरे सामने आने लगा है, समझ में भी आने लगा है। और अब चिराग पासवान एक एक करके मोदी जी के कई सारे नीतियों का विरोध करते हुए नजर आते हैं। जैसे लेटरल एंट्री का जो बात था उसके ऊपर तो साफ तौर पे ये विरोध में आ गए थे। उसके बाद वक्फ बोर्ड पे भी ये बोल गए थे। अब वक्फ बोर्ड पे भी इनका बोलना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन ये बोल गए। फिर जातीय जनगणना आई और उसके ऊपर भी बोल गए कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए, मेरा पक्ष क्लियर है, मेरे पार्टी का पक्ष क्लियर है। तो इस वजह से अब बीजेपी सोच रही है कि भाई अगर आपके पास इतना ज्यादा एटीट्यूड आ गया है और आए भी क्यों ना 100% स्ट्राइक रेट रहा है, और अब चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये तो हम अपने बूते पे लेके आए हैं और इस वजह से हम बहुत ज्यादा ही एक तरीके से बिहार में बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, अस्तित्व में आ चुके हैं, तो अब अपने चीजों को हम मनवाएंगे। चलिए, दबाव की राजनीति तक तो ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया है चिराग पासवान ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का, इस वजह से बीजेपी परेशान है और अब धीरे धीरे इन्हें दरकिनार कर रही है और पशुपति पारस के करीब पहुंच रही है। अब दूसरा कारण समझिए आप, दूसरा कारण हम आपको समझा देते हैं कि भाई आखिरकार क्यों पशुपति पारस ही क्यों
चुने गए, तो आप देख लीजिए पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान के सब्स्टिट्यूट है, मतलब बदले में यूज किए जाने वाले, एक तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। पशुपति पारस का ये रिकॉर्ड रहा है कि चिराग पासवान और इनकी कभी बनी नहीं है, और इस वजह से एक बार फिर से इनको गेम में बुलाने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है। इसी वजह से अमित शाह से इनकी मुलाकात हो गई है। आप समझ जाइए, अमित शाह जब इनसे मिल लिए हैं तो मामला क्या हो सकता है। और पशुपति पारस इसलिए भी कि चिराग और पशुपति पारस के रिश्ते खास तौर पे देखे गए हैं कि बहुत खराब हैं, और हर बार चिराग पासवान इनके ऊपर ब्लेम करते हुए नजर आए हैं। 2020 में इन्होंने ही चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ दिया था और 2 खंडों में विभाजित कर दिया था, उनके सारे सांसद को अपने साथ ले लिया था, और इस वजह से पशुपति पारस सबसे बेहतरीन ऑप्शन माने जा रहे हैं। आखिरकार चिराग पासवान का वोट कौन ले सकता है, तो वो है पशुपति पारस, जो चिराग पासवान से बड़े हैं और रामविलास पासवान के खास भी थे। तो रामविलास पासवान का जो वोट प्रतिशत है वो इनको भी जाएगा, और इसी वजह से पशुपति पारस के ऊपर दामोदार जो है वो दे दिया गया है। पशुपति पारस इसलिए भी पसंद है क्योंकि पशुपति पारस से मिलने की बात जो है वो जीतन राम मांझी भी कर चुके हैं कि भाई अब अमित शाह मिल लिए, अब हम भी जाके मिलेंगे। आपको याद होगा जिस तरीके से क्रीमी लेयर को लेके चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में बवाल मचा था, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में खटपट शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब पशुपति पारस की एंट्री कराई गई है तो इस बात से जीतन राम मांझी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम भी जाके मिलेंगे। अब भाई दलितों के नेता तो ये भी है ना, सिर्फ चिराग पासवान कोई मतलब सिंबॉलिक मोहर बन के थोड़े आए हैं कि यही दलितों के नेता बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। मतलब मौलिक अधिकार थोड़े है भाई, जो काम करेगा दलितों का वो बनेगा दलितों का नेता। और जिस तरीके से अभी दलितों के लिए एक्टिव नजर आए, जब पासवान समाज के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी पुलिस, तो चिराग पासवान नहीं बोले, पशुपति पारस बोले, और इसी वजह से पशुपति पारस सबसे शानदार ऑप्शन है जहां पे वो चिराग पासवान का जम के विरोध कर सकते हैं, उनके विचारों को खंडित कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे बातों को ला सकते हैं जिसको सुनने के बाद चिराग पासवान तिलमिला जाएं। और इसी वजह से वो कहा जाता है ना कि जब हमारे यहाँ जो गाय या भैंसे जो होती हैं वो ज्यादा मारने पीटने लग जाती है तो उसे नाथ लगाया जाता है, तो वही पगहा नाथ जो है वो कसने का काम यही करने वाले हैं। और इसी वजह से ये सब्स्टिट्यूट के रूप में देखे जा रहे हैं चिराग पासवान के, और इसीलिए चिराग पासवान को दरकिनार करने से पहले इनके साथ संबंध अच्छे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब इन्होंने आके कह भी दिया है कि भाई अब हमारे साथ जो बीजेपी के रिश्ते थे वो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, और अब हम विधानसभा का चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ ही लड़ने वाले हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूट जो है वो काम भी कर रहा है, और अब चिराग पासवान का सब्स्टिट्यूट उनके चाचा हैं। आपने देखा होगा चाचा वर्सेस भतीजे की ये लड़ाई जो है वो शुरू से ही चली आ रही है, और उसके बाद अब एक तौर पे बड़े ऑप्शन बन के उभर रहे हैं। एक टाइम पे लग रहा था जैसे इनके पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ इनसे छीना गया था, इनका ऑफिस भी चिराग पासवान ने ले लिया था, लेकिन एक बार फिर से क्या जबरदस्त एंट्री हुई है। और इसे कहा जाता है कि वक्त बड़ा बलवान होता है भैया, और ये बात चिराग पासवान जितनी जल्दी समझ जाए शायद इनकी राजनीति उतनी अच्छी हो जाए। अब आइए तीसरे रीजन के ऊपर आते हैं। तीसरा रीजन है 6% वोट, पासवान वोट। आखिरकार ये जो 6% पासवान वोट है वो किसको जाएगा? तो इसके लिए अगर 6% पासवान वोट के वोटरों में सेंधमारी करनी है तो चिराग पासवान के सामने किसको लाना पड़ेगा? आप ही सोचिए, पशुपति पारस को। इससे पहले भी पशुपति पारस जो है ये कारनामा कर चुके हैं, मतलब पशुपति पारस का पासवान समाज में काफी दबदबा देखने को मिला है, और इससे पहले वो हाजीपुर में चुनाव भी जीते हैं बड़े शानदार तरीके से। और इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी समझ रही है कि अगर ये 6% पासवान वोटरों को टारगेट करना है तो सबसे पहले पशुपति पारस को अपने खेमे में किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान तो आजकल अलग ही धुन में चल रहे हैं। चिराग पासवान अगर आगे चल के बागी हो जाएं या फिर बीजेपी को खुद ही साइडलाइन करना पड़े तो फिर उनके पास ऑप्शन कौन बचेगा जो 6% वोट को अपने पक्ष में कर सके? तो वो है पशुपति पारस। और इस वजह से भी वो पशुपति पारस को ज्यादा भाव दे रहे हैं और ज्यादा करीब लाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये 6% वोट वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। 6% वोट को
साधना चाहते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं पशुपति पारस एक अच्छे चॉइस बन गए हैं और चिराग पासवान इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। मतलब वक्त रुकता नहीं है भैया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि करियर खत्म है, लेकिन आज 6% वोट को साधने के लिए बीजेपी जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रही है उस यंत्र का नाम है पशुपति पारस। चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है उस यंत्र का नाम है पशुपति पारस। और चिराग पासवान के बदले में जिस नेता को खड़ा किया जा रहा है उस नेता का नाम हो गया है पशुपति पारस। अब चिराग पासवान तो युवा हैं और एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान का कोई बाग रोक नहीं पाएगा और उस वक्त इनके सामने मजबूती से सामने आके खड़े हो गए हैं पशुपति पारस और ये काम किया है बीजेपी वालों ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6% वोट का वैल्यू क्या है और सर पे विधानसभा चुनाव भी है, तो इस वजह से ये वोट जो हैं वो जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए आखिरी रीजन है चुनाव का दबाव। इसे मैं कई तरीके से आपको समझा सकता हूं। पहला तो चुनाव का दबाव इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है और अभी जिस तरीके से चिराग पासवान बागी तेवर अपनाए हुए हैं इससे सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा डैमेज दे रहे हैं वो तेजस्वी यादव नहीं है बीजेपी को। जो सबसे ज्यादा डैमेज दे रहे हैं वो कोई लेफ्ट विंग का नेता नहीं है, वो है चिराग पासवान, क्योंकि वही मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भाई लेटरल एंट्री नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड पे वही आके लड़ जा रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा अभी डैमेज दे रहे हैं वो चिराग पासवान है और इस वजह से चुनाव का दबाव जो है कहीं ना कहीं एनडीए पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से भी ये जो चुनाव का दबाव है उसे हल्का कौन कर सकता है, तो पशुपति पारस। क्योंकि अगर 6% वोट जो है पासवानों का अगर ये कवर कर जाए या इस वोट में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाए तो चिराग पासवान की उतनी महत्ता रह नहीं जाएगी। वैसे भी इनके पास 5 लोकसभा की सीटें हैं और इसी के ऊपर ये जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर 5 इनकी सीटें हटा भी दी जाए तो सरकार तो एनडीए की ही रहने वाली है। लेकिन अभी सर पे बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसलिए कोई भी रिस्क जो है वो बीजेपी या एनडीए नहीं लेने वाला है और इसी वजह से 6% वोट को चुपचाप साधने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है और वो करने वाले हैं पशुपति पारस काम। और इसी वजह से पशुपति पारस को इतना भाव दिया जा रहा है, इसी वजह से पशुपति पारस को इतना तूल मिल रहा है। वरना अगर चिराग पासवान जिस तरीके से थे, कभी एक बार ये खुद को मोदी का हनुमान बताते थे, कहते थे जो मोदी जी कहेंगे वही हम करेंगे, लेकिन अचानक से इनके बागी तेवर ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने इनके एक कहा जाता है ना कि इनके बदले का एक नेता जो है वो चुन लिया है, जो इनसे अपना पर्सनल बदला भी लेगा और इनके बदले में काम भी आएगा। मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई नेता है तो वो है पशुपति पारस। और ये वही पशुपति पारस है जिनका 5 महीने पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि करियर खत्म हो गया है, जिनका 5 महीने पहले ये बात चल रहा था कि शायद अब इनकी राजनीति में कभी वापस ही नहीं होगी। और 5 महीने पहले से ये बातें चल रही थी कि अब तो चिराग पासवान चुन चुन के बदला लेने वाले हैं। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी की बारी आती है और अभी बारी जो है वो एक बार फिर से पशुपति पारस की आ गई है, जिसके पीछे के कारण चिराग पासवान ही हैं। जिस तरीके से वो मोदी जी के नीतियों का विरोध कर रहे थे ये भारी समस्या खड़ी कर रहा था। आप अब इस बात को समझ जाइए कि जो बीजेपी है उसको बहुमत प्राप्त नहीं हुई है और बीजेपी को अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुई है तो अगर कोई भी बिल पास करवाना हो संसद में तो उसमें सभी सांसदों का सपोर्ट चाहिए होता है और चिराग पासवान पहले ही अपने सांसदों को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहे हैं। तो इस वजह से दुख तो हो रहा होगा और इसी दुख को भुलाने के लिए और चिराग पासवान को भी दुख पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस को अपना लिया है। अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस को कितनी सीटें देती है बीजेपी और किस तरीके का जख्म जो है वो चिराग पासवान को देने वाले हैं पशुपति पारस।
काफी दिलचस्प एक बार फिर से ये चाचा भतीजे का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के ऊपर भी ये मामला काफी अलग देखने को मिलेगा। हालांकि चिराग पासवान भी इससे खुश नहीं होंगे, जिस तरीके से अमित शाह मिल लिए, जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मिल लिए बीजेपी के, तो इससे चिराग पासवान भी खुश नहीं है अंदर खाने से, तो यही खबर आ रही है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार आगे आगे होता है क्या। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है, चाचा की वापसी कैसी रही और चिराग पासवान अब चाचा के इस वार से कैसे बचेंगे? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।